morning everyone. Today's thought is do not give your past the power to define your future. Today's date is 8th of August and day is Saturday. Good morning students. Welcome back you all in Shivaji Group of Institutions online classes. Students, before starting our today's class, let's take 1 minute relief. Okay? Or let's take 1 minute relax. Okay? So, take this position and close your eyes. Then start inhale and exhale process. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Now, students, open your eyes and get back to your position. Okay? Students, this is your first period and this is your Hindi language period. Okay? Which period is this? Hindi language. Okay? So, take out your Hindi language book, which is Swaranjali Hindi व्याकरण. ओके बच्चों, इससे पहले की कक्षा में आपने ये सभी पाठ पढ़ लिए हैं. पाठ 1 भाषा की पहचान, पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला, पाठ 3 मात्राएं, पाठ 4 संज्ञा और पाठ 5 गिनती और संख्याएं. आपने ये सभी पाठ पढ़ लिए हैं. तो आज हम क्या करेंगे? इनका रिवीजन करेंगे. ओके सो open your book, page number 5. ओके पहला पार्ट है भाषा की पहचान. तो भाषा क्या होती है बच्चों? आप जानते हैं ना, आपको पहले पढ़ाया गया है. अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं. ठीक है, ये क्या है? भाषा ही तो है. पशु पक्षी भी अपनी एक आवाज निकालते हैं, अपनी बात एक दूसरे से कहने के लिए, अपनी बात एक दूसरे को समझाने के लिए. वह क्या है? वह भी एक भाषा है. बच्चों, जो बोल नहीं पाते हैं, क्या वो किसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं? करते हैं. वे भी अपनी बात समझाते हैं. वे अपनी बात कैसे समझाते हैं? इशारों के माध्यम से. तो ये भी क्या है? भाषा का ही एक रूप है. जैसे घोड़ा हिनहिनाता है, शेर दहाड़ता है, ठीक है, हाथी चिंगाड़ता है. ठीक है, ये अपनी इनकी भाषा है अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए. और मनुष्य क्या करता है? हम लोग क्या करते हैं? जैसे अभी मैंने बताया, मैं क्या कर रही हूँ? बोल रही हूँ. तो मनुष्य अपनी बात को बोल कर कह सकता है. और केवल मनुष्य में ही ये गुण है कि वो अपनी बात बोलकर व्यक्त करता है. तो बच्चों, भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को या दूसरों के विचारों को, भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं. फिर से हम रिपीट कर रहे हैं. भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भावों को समझते हैं. जैसे अभी मुझे पढ़ाना है, तो मेरे मन के भाव पढ़ाने की जो बात है वो मैं आप तक कैसे पहुंचा रही हूँ? बोलकर, है ना. तो भाषा के 2 रूप होते हैं. एक होता है लिखित रूप और एक होता है मौखिक. भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं. भाषा और भाषा के रूप. भाषा के 2 रूप है. एक होता है लिखित और एक है मौखिक.
भाषा क्या है? ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया है, या आप अभी पुस्तक पढ़ रहे हैं तो पुस्तक पढ़ना, बोर्ड में देखकर कुछ भी पढ़ना, ये क्या है? लिखित भाषा का उदाहरण है। और मैं अभी बोलकर आपको पढ़ा रही हूँ तो ये किसका उदाहरण है? ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक होता है बोली। बोली क्या है? बोली और भाषा में अंतर है। आपको दोनों एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन बोली और भाषा में अंतर है। बोली क्या होती है? बोली एक क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। एक विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, ठीक है। और ये थोड़ी थोड़ी जगह पर बदलती रहती है, लेकिन भाषा का रूप व्यापक होता है, अर्थात भाषा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। अब व्याकरण के बारे में जानते हैं। भाषा की पहचान हो गई। व्याकरण क्या है? व्याकरण हमें भाषा के सही रूप अर्थात शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, ठीक है। व्याकरण से हमें भाषा के सही रूप अर्थात शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। तो बच्चों ये पाठ हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब आपको ये पाठ फिर से पढ़ना है, इसकी पुनरावृत्ति करनी है। इस पाठ में हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे कि भाषा किसे कहते हैं, तो आपको सही विकल्प टिक करना था। अब आप इन्हें दोबारा पढ़ेंगे और अब की बार आंसर खुद देंगे। व्याकरण हमें सिखाता है भाषा को बोलना, भाषा को लिखना, भाषा सही बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना तथा समझना। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए? आपको पता है ना, आप लर्न करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 2 में वर्ण और वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला क्या है? तो पहले हमको पता होना चाहिए वर्ण क्या है, ठीक है। जब हमें वर्ण पता हो जाएगा तब हम वर्णमाला सीख लेंगे, ठीक है, क्योंकि वर्ण से ही बनती है वर्णमाला, ठीक है। तो वर्ण क्या है? बच्चों मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि, मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाती है। समझे? जैसे आइए देखते हैं। जैसे लिखा हो राम, क्या लिखा हो? राम। अब आप देख रहे हैं इसमें कितने वर्ण, इसमें आपको एक बड़ा शब्द दिख रहा है, लेकिन अभी ये वर्ण नहीं है। और अभी मैंने वर्ण की क्या परिभाषा बताई कि मुंह से निकलने वाले ऐसी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसके अगर हम टुकड़े करें तो हम टुकड़े कैसे कर देंगे? राम, राम, ऐसे कर देंगे। और इसके और टुकड़े करना चाहें तो रा, म, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, हमारे पास ये शब्द था, इसके हमने टुकड़े कर लिए और फिर इसके फिर से टुकड़े कर दिए, लेकिन अब हम इस रा का और भी टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी इकाई जिससे भाषा की शुरुआत होती है, ठीक है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। तो स्वर कितने हैं? 11 है। और व्यंजन कितने हैं? का से ज्ञा तक। जो हिंदी में वर्ण है उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन, ठीक है। का, खा, गा, घा, अंगा, च, छ, झ, झा, इया, टा, ठा, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, या, रा, ल, व, श, श, स, ह। तो बच्चों ये क्या है? ये हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। स्वर कितने हैं? स्वर 11 है और व्यंजन 33 है, ओके।
तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, हमने क्या सीखा, आइए देखते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, का से लेकर हा तक। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, हमारे व्यंजन कहलाते हैं। और यही वर्ण जब मिल जाते हैं तो इनसे क्या बनती है, वर्णमाला बनती है। ठीक है, वर्णमाला में क्या है, स्वर और व्यंजन को मिलाकर मिलने से जो बनती है उसे वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो बच्चों, फिर हम जानते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। जो व्यंजन जुड़कर बनते हैं, अर्थात दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, जो संयुक्त होकर बनता है। और ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, छ, त्र, श और श्र। ये चार हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, जो कि का छ किससे बनता है, का और श से, सॉरी का, छ, त्र, ज्ञ। सॉरी बच्चों, जो संयुक्त व्यंजन है वो कौन सा है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ और श्र। जो हमारा छा व्यंजन है, जो छा संयुक्त व्यंजन है, वो का और सा से मिलकर बनता है। जो त्रा व्यंजन संयुक्त व्यंजन है, वो ता और रा से मिलकर बनता है। जो ज्ञ संयुक्त व्यंजन है, वो ज और इया से मिलकर बनता है। और जो श्रा व्यंजन है, वो हमारा श और रा से मिलकर बनता है। बच्चों, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा था कि मुंह से निकलने वाली ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्णों के और खंड नहीं किए जा सकते। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। ढ और ढ को भी व्यंजन में सम्मिलित कर लिया गया है। तो बच्चों, अब आपको इस चैप्टर के सही विकल्प, अभ्यास कार्य जो भी है आपको लर्न करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 3 की ओर। तो चैप्टर 3 का नाम है वर्ण मात्राएं। चैप्टर 3 मात्राएं। अब हम मात्राएं पढ़ेंगे। तो मात्राएं में बच्चों हम मात्राएं सीखेंगे। मात्राएं आप जानते हैं कि स्वरों की मात्राएं होती हैं। ठीक है, स्वर जब व्यंजन से जुड़ते हैं तो उनका स्वरूप बदल जाता है। स्वर के इस बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। और आ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो स्वर की मात्रा होती है, जैसे छोटा, छोटा की कोई मात्रा नहीं होती है। फिर होता है बड़ा आ, बड़ा आ की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं। फिर छोटी ई, छोटी ई की मात्रा ये होती है बड़ी ई। तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा ऊपर की तरफ रखती है। फिर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा री से ऋषि। ए की मात्रा फिर आए, ओ, औ। ठीक है बच्चों, तो ये होती है हमारी मात्राएं। फिर अंग, ये जब व्यंजन वर्ण के साथ आती है तो इनमें क्या लग जाती है, मात्राएं लग जाती है। और आपको रा की भी विभिन्न मात्राएं पता होंगी कि रा वर्ण की भी विभिन्न मात्राएं होती है। एक ऊपर लगती है, कुछ व्यंजनों के साथ नीचे लगती है और कुछ के साथ इस प्रकार लगती है। ठीक है,
तो आपको ये चैप्टर पहले भी रिवीजन कराया गया था, मैंने हिंदी फर्स्ट में भी आपको ये मात्राएं पढ़ाई थी। तो इस चैप्टर में हमने सीखा कि स्वर वर्ण जब व्यंजन वर्ण से मिलते हैं तो उनका स्वरूप बदल जाता है। स्वर वर्ण के मिलने पर ही व्यंजन वर्ण पूर्ण होते हैं। स्वर वर्णों की ही मात्राएं होती हैं, आगे कोई मात्रा नहीं होती है। और स्वर के चिन्ह जो व्यंजन में लगाए जाते हैं उन्हें मात्राएं कहते हैं। तो बच्चों आपको ये चैप्टर भी रिवाइज करना है और पढ़ना है। इसके बाद है पुनरावृत्ति परीक्षा, पेज नंबर 16। आपको ये रिवाइज करना है दोबारा और पढ़ना है। अब आते हैं पार्ट 4 संज्ञा। संज्ञा क्या है, हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के बारे में। बच्चों संज्ञा क्या है, ठीक है, ये आपको पहले पढ़ा है, आपको याद होगा। संज्ञा क्या है, संसार में प्रत्येक वस्तु की पहचान उसके नाम से होती है। आप जानते हैं ना, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मुझे टीचर या अध्यापिका कहते हैं। सामने आपके ये ब्लैक बोर्ड है तो आप इसे ब्लैक बोर्ड कहते हैं। आप किताब से पढ़ रहे हैं, पुस्तक से पढ़ रहे हैं तो आप उसे किताब कहते हैं। सभी के नाम अलग अलग है ना, अर्थात सभी की पहचान किससे होती है, उनके नाम से होती है। तो यही जो नाम बताने वाले शब्द होते हैं ये संज्ञा कहलाते हैं। और इसी प्रकार हम संज्ञा की परिभाषा देते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और संज्ञा किसी का व्यक्ति का नाम हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा कुछ नाम है तो आप मेरा नाम बताएंगे, ठीक है। किसी स्थान का यानी जगह का नाम, जैसे घाटमपुर, कानपुर, आपकी रहने की जगह, आपका गांव, ठीक है। तो ये सब क्या है, संज्ञा ही है, क्योंकि उनका अपना कोई नाम है, ठीक है। पहाड़ों, नदियों, महीनों, दिनों व इमारतों के नाम भी क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों एक छोटी सी बात जो मैंने पहले बोली थी कि संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम है, और यही जो नाम बताने वाले शब्द होते हैं इन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और परिभाषा आपको याद कर लेती है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो आपको इसके प्रश्न उत्तर याद करने हैं और इसका पुनः अभ्यास करना है और इस पाठ को पुनः पढ़ना है, ठीक है। अब हम आते हैं पाठ 5 जो आपको गिनती और संख्याएं पढ़ाई गई हैं। बच्चों आप गिनती और संख्याएं जानते हैं, गिनती और संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरह से आपकी हिंदी की गिनती होती है जो आपको याद करनी है। इसे हम शब्दों में, ये तो मैंने अंकों में लिखा है, और ये इंग्लिश में आप ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे लिखते हैं ना। और इसे हम अंकों में कैसे लिखते हैं, 0, 1 जैसे हम बोलते हैं, ये 1। तो आपको 1 से लेकर 20 तक गिनती रफ कॉपी में पुनः लिखनी है और इसका पुनः अभ्यास करना है। तो बच्चों मैंने आपको पार्ट 1 से पार्ट 5 तक रिवीजन करा दिया है। अब आपको अपने घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प से ये चैप्टर्स फिर से रिवाइज करने हैं। इन्हें याद करके आप अपने पेरेंट्स को सुनाएं, ओके। सो स्टूडेंट्स, दैट्स enough for today. We will meet again in our next class. Till then, complete your all work, okay? Bye bye. Good morning class, this is a moral science period and today we are going to revise chapter 2, Be a Good Friend. In this chapter, we read a story about Akbar and who saved
a life of his friend who is cunning. Sorry, a crow who saved the life of his friend from cunning fox. True friend, a good friend is hard to find and lucky to have. Friendship is a relationship between two mutual understanding people. Once there was a pipal tree on the outskirts of a village. A rabbit lived in the hollow of its trunk. One day a crow came and built a nest on it. Gradually the rabbit and the crow became very good friends. There in a village there is a big pipal tree who lived Mr. Rabbit. Mr. Rabbit lived there in an empty space. One day a Mr. Crow come and make a nest on the pipal tree. The rabbit and the crow became very good friends. Then where Mr. Rabbit lived and the crow came also. Then they become a good friend and they lived together. There lived a cunning fox in the forest near the village. Near the village, a cunning fox is also there. He was fond of eating rabbits and he knew that a rabbit lived in the hollow of the pipal tree. He was fond of eating rabbits. Who is fond of eating rabbits? Mr. Cunning Fox. Cunning Fox liked to eat rabbits and we know where Mr. Rabbit lived. Where Mr. Rabbit lived? Mr. Rabbit lived in a hollow or empty space on a pipal tree. One day early in the morning, the fox came near the pipal tree. Seeing the fox, the crow immediately informed the rabbit about the presence of the fox. The rabbit hid himself in the hollow of the pipal tree, but the fox sat outside it and did not move from there. He thought a plan. Every morning the rabbit goes to the fields to seek food and he comes out. I will kill him and have a good meal. One day in the next morning, the fox came near the pipal tree and he know Mr. Rabbit is lived there. Then he came near the pipal tree. Seeing the fox, who seen? Mr. Crow. When Mr. Crow seen the fox that he is coming near the pipal tree, then he immediately informed to Mr. Rabbit that Mr. Fox is coming. The rabbit hid himself in the hollow of the pipal tree. Then when Mr. Rabbit know about that, then he hide himself. Where he hide himself? On a pipal tree. But the fox was set outside of the pipal tree and he did not move here and there. He was just sit in a one place and he don't move here and there. He thought a plan. Then Mr. Cunning Fox planned. Every morning the rabbit goes to the field to search the food. He thought that when Mr. Rabbit went to the field or go to the field to searching the food, then he will come out, then I will kill him and have a good meal. The crow understood the fox plan. The crow was aware about Mr. Fox's plan. He said to himself that it is my duty to help my friend. Who said himself that it is my duty? Mr. Crow. Mr. Crow said himself that it is my duty. If my friend is in trouble, then I have to help
The crow then cawed loudly. The crow. Then the crow sound loudly. Cawed means the sound made by crows. He crowed loudly. Hearing the crow's voice, many crows gathered there. After listening Mr. Crow's voice or sound, other or many crows come together. They started cawing loudly together. They all started make a loud sound together. The crow, who was the rabbit's friend, Mr. Crow, who was the rabbit's friend, urged them, let's get rid of the fox who is sitting the paper tree. Mr. Crow, who was the friend of Mr. Rabbit, he requested to all the his friends, all the crows, that let's get rid of Mr. Fox from the tree. Under the tree, who is sitting under the tree. All the crows swooped down on the fox. Swooped means move down very quickly. Means ऊपर से तेजी से नीचे आना. All the crows moved down very quickly near the fox. They pecked him and wounded him. Pecked means to bite with the beak. They all bite Mr. Cunning Fox. The fox ran away. When all the crows pecked him or bite him, then Mr. Cunning Fox ran fastly. The crows catched the fox over a long distance. All the crows chased the fox very long distance. The rabbit slowly came out of his hole and thanked his friend, the crow, for saving his life. When Mr. Cunning Fox ran away from there, then he came out from the empty place where he stay or hide himself. Then he said thank you to Mr. Crow. Why Mr. Rabbit say thanks to Mr. Crow? Because he helped him. He saved his life from Cunning Fox. So what is the moral of the story? Moral of the story is one of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood. Means if you have a good friend, then good friends have a beautiful qualities that without saying they can understand to each other. Alright? So this is enough for today. In homework, read chapter again. Homework, read chapter 2 again and revise exercise.